पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तनु ने इस्माइल के साथ अपनी मॉम कामिनी जी से कहा, ओ हाँ मॉम, मैं ये बात कैसे भूल गई कि सगाई के वक्त विवान ने मुझे कितना सपोर्ट किया था। जब विवान मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं। और फिर दोनों शादी की तैयारी में जुट गई। इधर खुराना मेंशन में चारों तरफ शादी की तैयारी चल रही थी। मीडिया वाले ऑलरेडी खुराना मेंशन के गेट के पास जमा हो गए थे, जो सुबह सुबह अपनी न्यूज कवर करने में लगे हुए थे और गार्ड उन्हें बाहर की तरफ कर रहे थे। इधर गार्डन में मंडप सजाया गया था, फूलों से डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। अंदर कौशल्या जी नौकरों से काम करवा रही थी, तो वहीं धनंजय जी कुछ रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। प्रतिज्ञा जी भी अपने काम में लगी हुई थी। वहीं क्षमा चुपचाप खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। तभी वहां जय आया और क्षमा के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? क्षमा ने कहा, भाई पता नहीं क्यों पर आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। ये सुनकर जय ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, लेकिन क्यों? आज तो शादी है, सब कितने खुश हैं घर में, तुम्हें भी खुश होना चाहिए। क्षमा ने उदासी के साथ बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस तनु से भाई की शादी होते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे वो तनु जरा भी पसंद नहीं। ऐसा लग रहा है कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो शायद वो हमारे इस घर के माहौल को ही पूरा बदल कर रख देगी। ये सुनते ही जय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम्हें लगता है कि भाई ऐसे इंसान है जो तनु के कहने पर चलेंगे? क्षमा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जय भाई, शादी के बाद तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। भाई तो शादी से पहले ही उसकी साइड उस दिन सगाई से ही ले रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि शादी के बाद वो बदल जाएंगे? यहाँ खुराना एम्पायर के प्रेसिडेंट कैबिन में इस वक्त दीवान ग्लास विंडो के पास खड़ा सिगार पी रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी उसके कैबिन में बिना नॉक किए सिद्धार्थ आया और उसने विवान को घूरते हुए बोला, आज तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ ऑफिस आए हुए हो। विवान सिगार का कश भरते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं घर में बैठ जाऊं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा वो दोस्त शादी कर रहा है जिसे शादी के शब्द से भी नफरत थी। ईवान के चेहरे के एक्सप्रेशन गहरे हो गए। वो सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए बोला, हमें लाइफ में कभी कभी ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम कभी करना नहीं चाहते। सिद्धार्थ ने गौर से विवान को देखते हुए बोला, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जितना सीधा मुझे सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ इतना सीधा है नहीं, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम तनु से शादी करने जा रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि तनु अभी वो अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले ही दीवान उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, कौन कैसा है और किसने क्या किया है, मैं ये सब कुछ अच्छे से जानता हूँ और सबका हिसाब होगा, लेकिन एक सही वक्त पर और ऐसा हिसाब होगा कि वो कभी उस काम को दोबारा करने के लायक नहीं रहेगा। ये बात सुनकर सिद्धार्थ उसे ध्यान से देखने लगा और विवान सोफे पर आकर बैठ गया और अपने टैब को चालू करके उसमें कुछ स्क्रॉल करने लगा। सिद्धार्थ उसे अभी तक खड़ा होकर घूर रहा था। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल चुका है? क्या तुम सारी बातें क्लियर कर चुके हो? जब वो अभी तुम्हारे साथ है फिर ये शादी तुम क्यों कर रहे हो? या फिर शायद तुम उस लड़की के साथ कोई खेल खेल रहे हो, क्योंकि खेल खेलना
तुम्हारी बचपन की आदत है। ये सुनकर विवान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो सिद्धार्थ की तरफ घूरते हुए बोला, यू आर राइट। खेल खेलना मेरी बचपन की आदत है और ये आदत अब मेरी शौक में तब्दील हो गई है। मैं इस खेल को तब तक खेलूंगा जब तक मैं इसमें बोर नहीं हो जाता। सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारे इस खेल में जिंदगियां बर्बाद होगी। विवान बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, सो हु केयर्स। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और किसकी आबाद। मुझे बस अपने एंजॉयमेंट से मतलब है। ये सुनकर सिद्धार्थ चुप हो गया। दूसरी तरफ टिया की टैक्सी एक विला के बाहर आकर रुकी। टिया टैक्सी से बाहर निकली। उसने टैक्सी वाले को पैसे चुकाए और विला को घूरते हुए देखकर गहरी सांस लेकर बोली, आई नो अभिमन्यु, तुम यहाँ बुलाकर मेरे साथ क्या करने की कोशिश करोगे, बट मेरे पास ये आखिरी मौका है जब मैं उस तनु से उसकी सच्चाई कबूल करवा सकूंगी। ये सोचते हुए वो अंदर गई और जब वो लिविंग एरिया में पहुंची तो वहां अभिमन्यु सोफे पर बैठा वाइन पी रहा था। अभिमन्यु को देखते ही टिया अपनी जगह रुक गई। तो इस वक्त अभी की नजर टिया के नजरों से मिली। उसने अपनी जगह से उठा और टिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, टिया तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तुमने बहुत वेट करवाया मुझे। ये कहते हुए वो टिया को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। टिया ने आज वाइन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती को देखते हुए अभिमन्यु ने आहें भरते हुए कहा, यू नो व्हाट टिया, कॉलेज के वक्त तुम जिस तरह से मोटे मोटे लेंस की चश्मा लगाया करती थी, जिस तरह के तुम कपड़े पहनती थी, उसे देखकर मुझे लगा नहीं था कि तुम कभी स्टाइलिस्ट बन सकती हो, पर मैं गलत था। आज तुम किसी मॉडल की तरह लग रही हो, एक ऐसी मॉडल जो सिर्फ मुझे डिजर्व करती हो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा और टिया को हक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन टिया अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी अभी आई हूँ, एटलीस्ट मुझे बैठने के लिए तो कहो। ये सुनकर अभी रुक गया और मुस्कुराते हुए कहा, टिया तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा, कम सिट। ये कहते हुए उसने सोफे की तरफ इशारा किया। टिया के हाथों की मुट्ठियां कसकर बनाते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, इस घर में कोई और नहीं रहता क्या? क्या तुम सिर्फ अकेले रहते हो? अभी उसके करीब जाकर बैठ गया। ये देखकर टिया उसे दूर खिसकने को हुई, लेकिन तभी अभी ने कहा, इस घर में नौकर भी है, लेकिन आज मैंने सबको बाहर भेज दिया। आज यहाँ सिर्फ मैं और तुम है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे क्वालिटी टाइम को डिस्टर्ब करे। ये कहते हुए उसने टिया के गुलाबी पतले होठों की तरफ देखते हुए करीब बढ़ने लगा। टिया ने दांत पीसते हुए उसे दूर होते हुए बोली, अभी तुम्हें तो पता ही होगा कि आज तनु की शादी है। अभिमन्यु से तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उसकी शादी वही होनी चाहिए। ये सुनकर टिया हैरानी से उसे घूरी और बोली, लेकिन क्यों, इससे तुम्हारा क्या फायदा कि शादी के बाद तो वो तुम्हारी तरफ मुड़कर भी देखेगी भी नहीं, वो तुम्हें लात मारकर साइड कर देगी और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। अभिमन्यु ने वाइन का ग्लास उठाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ये सुनते ही टिया के चेहरे पर चमक आ गई। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एग्जैक्टली, अभी वो तुम्हारे साथ धोखा ही कर रही है, वरना वो तुमसे प्यार करती तो किसी और से शादी क्यों कर रही है? आखिर तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? तुम गुड लुकिंग हो,
तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की कंपनी है, बंगला है, तो फिर उसे खुराना खानदान में शादी करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रही थी, तुम किसी डस्टबिन की तरह यूज हो रहे थे। आई थिंक तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। यह सुनकर अभी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं इस शादी को होने ही नहीं दूंगा। ये सुनते ही टिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने नासमझी में पूछा, पर ये तुम करोगे कैसे? आज तो उन दोनों की शादी है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों उनकी शादी को रोक पाएंगे। अभी ने उसकी आंखों में गौर से देखते हुए कहा, टिया, मेरे पास बहुत से ऐसे राज है जो खुराना खानदान के सामने आते ही खुराना खानदान उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देगा। तुम फिक्र मत करो, मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही टिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। टिया ने आगे कहा, लेकिन अभी हमें जो करना है वो सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि तुम खुराना खानदान को अच्छे से जानते हो। वो काफी फेमस है, और अगर हमने बिना सबूत के कुछ भी किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके जवाब में अभी ने कहा, मेरे पास ऐसे बहुत सारी सबूत है उस तनु के खिलाफ जिसे देखकर खुराना खानदान में आंख बंद करके यकीन कर लेगा। ये सुनकर टिया के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। अब अभी आगे बढ़ा और टिया के हाथ को पकड़कर उसे वहां से अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। ये देखकर टिया के चेहरे पर पसीने आ गए और उसने कहा, अभी एक्चुअली मुझे तनु को सबक सिखाने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए मुझे वक्त नहीं है, मैं जा रही हूँ, कहकर वो जल्दी से वहां से निकल गई। दूसरी तरफ खुराना एम्पायर में दीवान सोफे पर बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ और अनामिका अंदर आई। दीवान एक नजर अनामिका पर किया और फिर वापस से ड्रिंक करने लगा। अनामिका ध्यान से दीवान को देखने लगी और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली तुम्हारी शादी हो रही है। दीवान टेबल पर वाइन के ग्लास को रखते हुए बोला, तो तुम यहाँ मुझे कांग्रेट्स करने आई हो? अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, एक्चुअली मेरे पास टिया का कॉल आया था। उसने कहा कि आज शादी के कपड़े मैं ही तुम्हें लाकर दे दूं, क्योंकि वो किसी काम में बिजी है, इसलिए वो आज ऑफिस नहीं आ सकती। ये सुनते ही विवान के एक्सप्रेशन गहरे हो गए। वो अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रही है ये लड़की कि इसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। विवान के पल भर में बदलते एक्सप्रेशन को देखकर अनामिका मुस्कुराने लगी। उसने विवान से कहा, विवान, वो सिर्फ तुम्हारी एक डिजाइनर है, तुम्हारी सर्वेंट नहीं, जो उसके साथ तुम इस तरह बिहेव करते हो, जिसे तुम अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो, तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। दीवान अपने हाथों की मुट्ठी बंद करते हुए बोला, कहाँ है वो इस वक्त? ये सुनकर अनामिका बैग्स को टेबल पर रखा और गहरी सांस लेकर बोली, वो जहां कहीं भी हो, तुम्हें अब उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी शादी तनु से हो रही है, तो तुम्हें अपनी मैरिज लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। दीवान अपनी ठंडी निगाहों से अनामिका को देखने लगा। अनामिका उसे देखते हुए बोली, दीवान, वो मेरी जूनियर है, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी करती है, और एक सीनियर होने के नाते मैं खुद भी उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो। उस दिन हल्दी में कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से सबने उसे बहुत उल्टा सीधा कहा था, जो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो आज शादी में ना आए। आई होप कि तुमने उसे शादी में इनवाइट नहीं किया होगा, वरना वहां भी उसकी बेइज्जती ही होगी। ये सुनकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन विवान ने सर्द आवाज में कहा, वो शादी में जरूर आएगी,
ये सुनते ही अनामिका के कदम रुक गए। वो हैरानी से विवान की तरफ मुड़ते हुए बोली, विवान, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? उसे शादी में बुलाकर तुम सरेआम उसकी बेइज्जती करना चाहते हो? विवान बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। ये कहते हुए वो सीधा अपने मेन कैबिन की तरफ बढ़ गया। अनामिका बस उसे जाते हुए देख रही थी। शाम का वक्त हो चला था। खुराना पैलेस में गेस्ट भी आने शुरू हो गए थे। मीडिया वाले ऑलरेडी वहां मौजूद अपनी न्यूज कवर कर रहे थे। कौशल्या जी और धनंजय जी राजशाही कपड़ों में रेडी होकर गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। मंडप में पंडित जी बैठे हवन कुंड में लकड़ियां डाल रहे थे। तभी वहां कामिनी जी और नितिन जी आए। फिर कौशल्या जी ने कहा, हमें खुशी है कि आज से हम एक दूसरे की समधी बनने जा रहे हैं। इसके जवाब में कामिनी जी ने खुशी से चहकते हुए कहा, खुशी तो आपसे ज्यादा मुझे हो रही है। आखिर कौन नहीं चाहेगा खुराना खानदान का समधी बनने। मैं तो अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ कि मैं आपकी समधी बनने जा रही हूँ। कौशल्या जी और धनंजय जी मुस्कुराने लगे। तभी कौशल्या जी ने पूछा, तनु कहाँ है? कामिनी जी ने जवाब दिया, तनु रेडी हो रही है। हमारे लिए आपने बहुत कुछ किया है, सच में आपको दिल से शुक्रिया। कौशल्या जी सिर्फ मुस्कुराई। वहीं क्षमा भी रेडी होकर गार्डन में आई। उसने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसके आते ही वहां मौजूद सभी बिजनेसमैन उसे देखने लगे, लेकिन उसने सबको इग्नोर करते हुए अपनी माँ प्रतिज्ञा जी की तरफ बढ़ गई। इधर रूम में तनु को मेकअप आर्टिस्ट रेडी कर रहे थे। तनु के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वो दुल्हन के जोड़े में मिरर के सामने बैठी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, आज फाइनली मैं अपनी विवान की होने जा रही हूँ। मुझे तो ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सपना है जो हकीकत में बदलने जा रहा है। तभी मेकअप आर्टिस्ट ने तनु को ध्यान से देखते हुए बोली, सच में मैम, आप किस्मत वाली है, क्योंकि मिस्टर विवान खुराना ने अचानक से शादी का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया है। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतनी जल्दी शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे। तनु ने घमंड से कहा, विवान तो कॉलेज के वक्त से ही मुझे बहुत प्यार करता था, इसलिए जब उसने मुझे अप्रोच किया तो मैं मना नहीं कर पाई और फिर हमने शादी का फैसला ले लिया। ये सुनकर मेकअप आर्टिस्ट हैरानी से बोली, क्या कहा आपने? मिस्टर विवान ने खुद से आपको अप्रोच किया? उसके चेहरे पर हैरानी को देखकर तनु ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों, तुम्हें मेरी खूबसूरती को देखकर नहीं लगता कि कोई भी बड़ी से बड़ा इंसान मेरे प्यार में पड़ सकता है? ये सुनकर उस मेकअप आर्टिस्ट ने उसे अजीब नजरों से देखने लगी। तनु के अंदर कोई खूबसूरती नहीं थी सिवाय मेकअप के। मेकअप आर्टिस्ट ने कुछ ना कहना ही ठीक समझा। वहीं खुराना मेंशन के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से टिया बाहर निकली। उसने आज ब्लैक कलर की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो दुल्हन सी सजी खुराना मेंशन को देखकर खुद से बोली, आज यहाँ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार खुद वो माँ बेटी ही है। मैं किसी की खुशियां बर्बाद करने नहीं आई हूँ, लेकिन जिसने खुद मेरी खुशियों पर अपनी नजर लगाई है उसे मैं खुश नहीं रहने दे सकती। वो फिर अंदर गार्डन की तरफ बढ़ गई। वहां ऑलरेडी अनामिका आ चुकी थी, जो धनंजय जी से बातें कर रही थी। चारों तरफ काफी बड़े बड़े हस्तियां मौजूद थे। उन सबको देखकर टिया नर्वस होते हुए बोली, ओह गॉड, यहाँ तो कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। पता नहीं मैं आज ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगी, लेकिन मुझे हिम्मत की बहुत जरूरत है। अभी वो कह ही रही थी कि तभी
उसे अनामिका की आवाज सुनाई दी, टिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से अनामिका की आवाज सुनकर टिया हड़बड़ा गई और जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगी। अनामिका उसे यहाँ देखकर खुश नहीं लग रही थी। उसने कहा, मैम एक्चुअली मुझे इनवाइट किया गया था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आज तो मिस्टर वर्मा भी यहाँ आए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ आने से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अनामिका ने टिया को देखते हुए कहा, टिया तुमने हल्दी में देखा ना, लोगों ने कितना बुरा भला तुमसे कहा, इसलिए तुम्हारा यहाँ आना मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन अगर तुम यहाँ आ ही गई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज शादी है तो शायद कोई तुम पर इतना ध्यान ना दे। टिया ने हल्की स्माइल के साथ बोली, थैंक यू मैम, मेरी इतनी केयर करने के लिए। बट यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर माई सेल्फ। अनामिका मुस्कुराई, फिर टिया मंडप की तरफ देखने लगी जहां पंडित जी बैठे हुए थे। कुछ देर इसी तरह बीत गया। जब पंडित जी ने मंडप में दुल्हन को बुलाया और कुछ ही देर में कामिनी जी तनु को दुल्हन के जोड़े में लेकर मंडप में आई। मीडिया वाले तनु की फोटो क्लिक करने लगे तो वहीं बाकी सब तनु को देखने लगे। टिया भी दूर खड़ी तनु को देख रही थी, जिसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। ये देखकर टिया मुस्कुराई और बोली, बहुत ही जल्द ये खुशी तुम्हारी गम में बदलने वाली है। ये कहते हुए उसने अपना फोन देखा, फिर गेट की तरफ देखने लगी। उसने खुद से कहा, ये अभिमन्यु कहाँ रह गया? उसने कहा था कि वो जल्द ही आ जाएगा, पर ये अभी तक आया क्यों नहीं? तभी तनु मंडप में खड़ी हो गई। फिर पंडित जी ने विवान को बुलाने के लिए कहा। ये सुनकर कौशल्या जी खुद विवान को बुलाने के लिए अंदर चली गई। ये सब देखकर टिया ने खुद से कहा, यहाँ तो शादी भी शुरू होने वाली है और ये अभी आ क्यों नहीं रहा है? ये कहते हुए वो गेट की तरफ जाने लगी, लेकिन इस वक्त तनु की नजर अचानक से टिया पर गई। टिया को वहां देखते ही तनु की सारी स्माइल गायब हो गई। उसने कामिनी जी और नीतीश जी की तरफ इशारा किया। उन दोनों ने जब टिया को देखा तो उनके चेहरे पर भी गुस्सा आ गया। तभी कामिनी जी टिया के पास आई और गुस्से भरी आवाज में बोली, टिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही टिया ने कामिनी जी की आवाज सुनी, वो अपनी जगह रुक गई। पीछे मुड़कर देखने लगी तो कामिनी जी ने गुस्से में खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। वहीं कामिनी जी की कड़क आवाज से बाकी सब टिया को देखने लगे। टिया ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहाँ इनविटेशन के थ्रू आई हूँ, कोई मुंह उठाकर नहीं आई हूँ, इसलिए आपको मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कामिनी जी ने गुस्से में कहा, पहले सगाई बर्बाद कर दी, फिर हल्दी बर्बाद कर दी, अब क्या शादी बर्बाद करने चली आई? सब पता है कि तुम यहाँ क्यों और किस मकसद से आई हो, इसलिए चुपचाप अभी के अभी निकल जाओ, वरना धक्के मारकर निकाली जाओगी। यह सुनकर टिया ने गुस्से में कहा, किसी की औकात नहीं मुझे छूने की भी, भूलिए मत, अभी आपकी औकात कुछ भी नहीं है। अभी आपकी बेटी की शादी नहीं हुई है खुराना खानदान में, सभी इस वक्त उन्हें ही देख रहे थे। कामिनी जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, लेकिन आज तो मेरी बेटी की शादी हो रही है ना, और आज तो होकर ही रहेगी उसकी शादी। टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी होने में और हो चुकी है में बहुत अंतर है, और अभी शादी हुई नहीं है, क्या पता कि शादी बहुत ही जल्द टूट भी जाए। जैसे ही टिया ने ये कहा, तनु से अपना गुस्सा संभाला नहीं गया। वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, जस्ट शट अप टिया, अगर अब तुमने मेरी शादी टूटने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम किस मुंह से ये बात कर रही हो? आखिर तुम खुद एक बदचलन औरत हो। जैसे ही तनु ने बदचलन औरत कहा, सभी टिया को अजीब नजरों से देखने लगे, और ये सुनते ही टिया के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही तनु ने टिया को बदचलन कहा, सब
अजीब नजरों से उसे देखने लगे। टिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम खुद एक घटिया लड़की हो जो अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का इस्तेमाल करे। वो मुझे क्या कह रही है? तनु ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन करेगा, जबकि तुम्हारी सच्चाई तो अब मैं सबको बताने जा रही हूँ। तनु ने अपने लहंगे को संभालते हुए मंडप से नीचे उतरी और सभी मीडिया वालों के सामने, वहां खड़े सभी लोगों के सामने देखते हुए कहा, गाइज, ये जो लड़की आप देख रहे हो ना, बहुत भोली भाली और इनोसेंट आप सबकी नजरों में दिख रही है। असल में ये बहुत ही ज्यादा शातिर लड़की है। उसकी बात सुनकर सभी टिया की तरफ देखने लगे। वहीं टिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तनु किस बारे में बात कर रही है। फिर तनु ने नफरत भरी आवाज में बोली, इसकी सच्चाई ये है कि ये सालों पहले ये किसी गैर मर्द की बाहों में शादी से पहले रंग रलियां मना चुकी है, और फिर जब उस इंसान से उसके बच्चे की माँ बन गई तो ये घर छोड़कर ही भाग गई थी। अब वापस से इस गंदे खून को लेकर हम सबके बीच आकर सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही है। ये सुनकर सब शॉक्ड होकर टिया को देखने लगे। टिया को यकीन नहीं हो रहा था कि तनु इस तरह सबके सामने उसके पास्ट को उछालेगी। सब उसकी बातों को सुनकर आपस में बातें करने लगे। तभी तनु ने नफरत से कहा, मुझे लगा था कि ये पिछले 5 सालों में बदल गई होगी, लेकिन आज भी ये उसी तरह से है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबको इसकी सच्चाई बता ही दूं। ये अपने चेहरे से अच्छाई का मुखौटा उतार दे तो ही ठीक है, क्योंकि ये एक नापाक औरत है और लोगों को अपने फायदे के लिए फंसाती है। लेकिन पिछले 5 साल पहले ये खुद ही अपने जाल में फंस गई और प्रेग्नेंट हो गई। इसे भी नहीं पता इसके बच्चे का बाप कौन है, किस इंसान से इसने अपने मुंह काला करवाया है। तब टिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तनु, जस्ट स्टॉप इट। अब अगर तुमने मेरी बेटी को गंदा खून कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही सबने टिया के मुंह से बेटी शब्द सुना, सबको यकीन हो गया कि तनु ने जो कुछ भी अभी अभी कहा वो बिल्कुल सच था। वहीं तनु ने टिया को गुस्से में देखकर चालाकी से बोली, देख लीजिए आप सब, मैंने कहा था ना कि इसकी एक नाजायज बेटी है। इसके बाप का कोई अता पता नहीं, और अभी इसने अपने मुंह से खुद ये कबूल भी कर लिया। इस बात पर टिया कुछ कहती कि तभी उसे गेट की तरफ से क्यूट सी आवाज सुनाई दी, मम्मा, अहाना आ गई। वो तुरंत पीछे मुड़ी तो देखा कि गेट के पास प्रथम का हाथ पकड़े अहाना खड़ी थी। टिया ने गुस्से में कहा, प्रथम, तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? किसने कहा था इसे यहाँ लाने के लिए? प्रथम परेशान आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो टिया, लेकिन मैंने अहाना को रोकने की बहुत कोशिश की, पर अहाना बहुत जिद कर रही थी। वो कह रही थी कि उसे अभी और इसी वक्त यहाँ आना है। वो मान ही नहीं रही थी, इसलिए आखिर में मुझे इसे यहाँ लाना ही पड़ा। ये सुनकर टिया गुस्से से अहाना की तरफ बढ़ी और अहाना को गुस्से में कहा, अहाना बेटा, आपसे कहा था ना कि आप यहाँ नहीं आएंगे, फिर किसने कहा आपको यहाँ आने के लिए? अहाना ने टिया के डांट से मुंह फुला लिया और धीरे से बोली, मम्मा, मुझे हैंडसम अंकल की शादी देखनी है। हैंडसम अंकल किससे शादी कर रहे हैं? मैं तो चाहती थी कि उनकी शादी आपसे हो, पर वो तो किसी और से शादी कर रहे हैं। मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, इसलिए मैं उन पर गुस्सा दिखाने आई हूँ। कहकर वो चारों तरफ टुकुर टुकुर देखकर विवान को ढूंढने लगी। वहीं इस वक्त सभी उसे ही देख रहे थे। वहीं टिया अहाना की ये सारी बातें सुनकर हैरान थी। तभी तनु ने हंसते हुए आगे आई और सभी से तेज आवाज में बोली,
अगर आप सबको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था तो अब आप खुद ही देख लीजिए। इस लड़की की सच में एक नाजायज बेटी है जो इस वक्त उसकी हाथ को पकड़कर खड़ी है। उसके बाप का कोई नामो निशान नहीं है। ये कहकर वो सभी को अहाना की तरफ इशारा करने लगी। अब सब टिया को गंदी नजरों से देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे। वहीं टिया तनु के मुंह से अहाना के लिए नाजायज शब्द सुनकर गुस्से से भर गई और तनु की तरफ बढ़ते हुए बोली, अब अगर तुमने मेरी बेटी को नाजायज कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तनु ने दांत पीसते हुए कहा, नाजायज को नाजायज ना कहो तो क्या कहो? तुम ही कहो कि आखिर इसका बाप कौन है? बताओ, आखिर किसके साथ तुमने सालों पहले मुंह काला किया था और अब सती सावित्री बन रही हो? तनु की ये सारी बातें सुनकर टिया ने कसकर अपने होठ भींच लिए और बोली, मैं सती सावित्री हूँ या नहीं, मुझे तुम जैसी लड़की को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, जिसके खुद के कैरेक्टर पर दाग हो, जो खुद किसी के साथ रात रंगीन करती हो, उसके सामने मैं कुछ भी साबित करना जरूरी नहीं समझती। ये सुनते ही सब हैरानी से तनु को देखने लगे। वहीं तनु ने टिया के मुंह से ये बात सुनी तो गुस्से से कांप उठी। टिया ने अभिमन्यु को फोन ट्राई किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। टिया ने मन ही मन सोचा, इसने तो मुझसे कहा था कि ये जल्दी ही यहाँ आएगा। जब तक ये नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि आज किसी भी हालत में मैं इन माँ बेटी को जीतने नहीं दे सकती। मैं नहीं होने दे सकती इसकी शादी। वहीं अनामिका ये सब देखकर टिया की तरफ बढ़ी। तभी वहां पर हलचल महसूस हुई और सभी गेट की तरफ देखने लगे, जहां पर इस वक्त विवान रेड कुर्ते में सख्त एक्सप्रेशन के साथ अंदर की तरफ आ रहा था, जिसके साथ कौशल्या जी भी थी और वो गुस्से से टिया को देख रही थी। विवान ने जैसे ही टिया को देखा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। तो वहीं आहाना की नजर जब विवान पर गई तो वो कुछ कहने को हुई, लेकिन तभी टिया ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और गुस्से से बोली, आपको यहाँ उस इंसान से बात करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कुछ देर के लिए आप मम्मा की बात मान लो, उनसे आपको कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर आहाना ने पाउट बनाकर अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया। वहीं तनु ने जैसे ही विवान को देखी वो तुरंत आगे आई और विवान के हाथ को पकड़ते हुए बोली, देखो विवान, ये लड़की फिर से यहाँ आ गई। यहाँ ये किस तरह हंगामा कर रही है? विवान ये सुनकर टिया को घूरने लगा। फिर जैसे ही उसकी नजर आहाना पर गई, आहाना को देखते ही उसके एक्सप्रेशन गहरे हो गए। वो तनु को गुस्से में देखते हुए बोला, हंगामा वो कर रही है या तुम कर रही हो? विवान की ये बात सुनकर तनु हैरानी से बोली, विवान तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या हुआ? मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये लड़की यहाँ हमारी शादी तोड़ने आई है। इसे लगता है कि मेरा किसी से नाजायज रिलेशनशिप है, जबकि नाजायज संबंध तो इसके है। सालों पहले किसी के साथ नाजायज तरीके से रात बिताई और अब उस इंसान के नाजायज बच्चे को लेकर ये घूम रही है। और तो और तुम इसके बच्चे को भी देख सकते हो। ये इतनी बेशर्म है कि उस नाजायज बच्चे को अपने साथ लेकर आई है। ये कहकर वो आहाना की तरफ इशारा करने लगी। वहीं नाजायज शब्द सुनते ही ईवान के हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। तभी आहाना ने मासूमियत से पूछा, मम्मा, ये नाजायज क्या होता है? इस पर तनु ने हंसते हुए नफरत भरे शब्दों में कहा, बेटा मैं बताती हूँ नाजायज क्या होता है। नाजायज तुम हो, वो भी पता नहीं किसकी नाजायज गंदा खून हो। तुम्हें तो अपनी बाप के बारे में भी नहीं पता। पता नहीं तुम्हारी माँ ने किसके साथ गुल खिलाए और आज तुम उसका गंदा खून बनकर
यहाँ हमारे सामने आई हो। तनु की ऐसी चुभने वाली बातें सुनकर टिया की आंखें एकदम से नम हो गई। वो कुछ कहती कि उससे पहले एक रूह कंपा देने वाली आवाज गूंजी, इनफ। विवान की ऐसी आवाज को सुनकर वहां मौजूद सभी एकदम से कांप उठे। तनु भी डर गई और तुरंत 2 कदम पीछे होने लगी। लेकिन इस वक्त विवान आगे बढ़ा और तनु के गर्दन को कसकर पकड़ते हुए दबाते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में बोला, वो बच्ची नाजायज नहीं है, उसे नाजायज कहने की गलती मत करना। तनु की सांस अटक गई। उसने हकलाते हुए कहा, पर विवान, उसके बाप का कोई अता पता नहीं है। वो किसी सड़क छाप इंसान की नाजायज औलाद ही तो है। अभी वो अपनी बात को पूरा करती कि उससे पहले विवान ने उसके गर्दन पर अपनी पकड़ कसी और बेहद गुस्से में बोला, वो किसी का गंदा खून नहीं है, बल्कि विवान खुराना का खून है। वो विवान खुराना की बेटी है। आहाना मेरी बेटी है। विवान खुराना के मुंह से ये बात सुनकर सब चौकड़ हो गए। तो वहीं टिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब क्या होगा विवान के कन्फेशन का अंजाम? क्या होगा अब टिया की हालत? अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए फील माई लव कहानी पर।